Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of operations research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Introduction to Linear Programming. यानी कि आज के लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग का? To concentrate on the development and application of specific operations research techniques used for determining the optimal choice among several courses of action, we need to construct or formulate a mathematical model known as linear programming model. The formulation of such a model is important because it represents the essence of a situation or system that required competent decision एनालिसिस। यानी कि हम एक कंडीशन की बात करते हैं जहां हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिक ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक का यूज करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो इन पर्टिकुलर ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक के डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना होता है जिसका पर्पज क्या है? जिसका पर्पज है ऑप्टिमम चॉइस को फॉलो करना। और इस ऑप्टिमम चॉइस को फॉलो करने के लिए सेवरल कोर्सेज ऑफ एक्शंस को कंसीडर किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल को फॉर्मुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक कॉम्पिटेंट डिसीजन को फॉलो करना होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन या सिस्टम के रेफरेंस में। तो जब हम एक सिचुएशन या सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटेंट डिसीजन एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस टाइप के मॉडल को फॉर्मुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1947 में जॉर्ज बी डेंजिन इन्होंने यूएस एयर फोर्स के लिए वर्किंग को फॉलो करते हुए एलपी मॉडल को डेवलप किया था। और इनके द्वारा जो एलपी मॉडल यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल डेवलप किए गए थे उसका पर्पस था मिलिट्री लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो में इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। कहाँ, जैसे कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, एयरलाइन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉट्स ऑफ फील्ड्स आर देयर, जहां आज के टाइम में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज किया जाता है और उसके बेसिस पर वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस को इवैल्यूएट करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिटरमाइन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द लीनियर एंड सेकंड वन इज द प्रोग्रामिंग। जब हम लीनियर और प्रोग्रामिंग इन दोनों वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो हमें नई फील्ड मिलती है जिसको हम नाम देते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो अगर हम लीनियर वर्ड को डिफाइन कर दें, प्रोग्रामिंग वर्ड को डिफाइन कर दें और उनको कंबाइन कर दें तो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। सो लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर। The word linear refers to linear relationship among variables in a model. It means that a given change in one variable will always cause a resulting proportional change in another variable. तो linear word का मतलब क्या रहता है? जब हम मॉडल के अंदर, किसी भी मॉडल के अंदर वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करते हैं तो वो लीनियर वर्ड को डिफाइन करता है। यानी कि अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी उतना ही प्रोपोर्शनल चेंज होगा। ये मतलब होता है लीनियर रिलेशनशिप का। यानी कि मान लीजिए कि आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट को डबल कर देते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये लीनियर रिलेशन को डिफाइन करता है। क्लियर? नाउ प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग रेफर्स टू the mathematical modeling and solving of a problem that involves the economic allocation of limited resources by choosing a particular course of action or strategy among various alternative strategies in order to achieve the desired objective।
तो प्रोग्रामिंग का मतलब रहता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रेफरेंस में मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करना, और इसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है जिससे कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके इकोनॉमिक एलोकेशन को पॉसिबल किया जा सके। इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सेलेक्ट किया जा सके अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि आपके पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं और उनमें से आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना है, और इस तरीके से चूज करना है जिससे कि आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो हम इस प्रोसेस को या इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों वर्ड को ऐड कर दूंगा तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स यूजफुल फॉर एलोकेशन ऑफ स्कार्स और लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेवरल competing activities on the basis of a given criteria of optimality where linear relationship among variables also exist। तो लीनियर प्रोग्राम का मतलब है कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूजफुल वे में एलोकेट करने की मैथमेटिकल टेक्निक, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सको, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी को गेन कर सको, और जहां वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। तो हम इस मैथमेटिकल टेक्निक को लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ डिस्कस द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। The general structure of an LP model consists of 3 basic elements or components। यानी कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर LP मॉडल के जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स या 3 बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द वेरी फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ LP मॉडल इज नोन एज द डिसीजन वेरिएबल्स, या जिसे हम एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं। In an LP model, the evaluation of various alternatives is guided by the nature of objective function and availability of resources. For this, we pursue certain activities, also called decision variables, usually denoted by x1, x2, x3, x4 up to xn। क्योंकि हमें जब एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होता है तो इसके लिए हमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को इवेल्युएट करना होता है, और जब हम LP मॉडल में डिफरेंट या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हुए ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमम रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। और इसको कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं, उनको परस्यू करते हैं, और इन एक्टिविटीज को हम डिसीजन वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं, और इन्हें यूजुअली LP मॉडल में x1, x2, x3, x4 अप टू xn से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट मिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जो मैनेजमेंट है वो LP मॉडल को एस्टेब्लिश करना चाहता है, और इस LP मॉडल के बेसिस पर यह डिटरमाइन करना चाहता है कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि पर्सोनल, मशीनरी, मनी, मटेरियल, इनका यूज करते हुए उसे हर प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ जो मैं हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड की बात कर रहा हूँ, इसको हम डिसीजन वेरिएबल के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि कंपनी 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है A, B, C, तो हम ये मान लेते हैं कि A की वो x1 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे, B की x2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे और C की x3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे। तो जो x1, x2, x3 हैं जिसे हम 3 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में उनकी नंबर ऑफ यूनिट से डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिसीजन वेरिएबल्स का नाम देते हैं। यानी कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके रिगार्डिंग आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए होता है, और इसके साथ साथ इन डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू भी आपको रिक्वायर्ड होती है। दैट इज क्लियर।
These decision variables may be either controllable or uncontrollable. या तो ये जो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे कंट्रोलेबल होंगे या फिर ये क्या होंगे अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। कंट्रोलेबल मतलब जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं उन्हें हम कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, और जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको हम अनकंट्रोलेबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम एक एलपी मॉडल की बात करते हैं तो जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स कंसीडर किए जाते हैं डिसीजन मेकर के द्वारा वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए और नॉन नेगेटिव भी होने चाहिए। इट मीन्स दैट x1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अप टू डैश xn मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कुल मिला के डिसीजन वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस, कंट्रोलेबल और नॉन नेगेटिव होने चाहिए। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ LP model is the objective function. The objective or goal function of each LP problem is expressed in terms of decision variables to optimize the criteria of optimality such as profit, cost, revenue, distance, etc. यानी कि आपके पास एक क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी है। ये क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी प्रॉफिट के रेफरेंस में हो सकता है, कॉस्ट के रेफरेंस में हो सकता है, रेवेन्यू के रेफरेंस में हो सकता है, डिस्टेंस के रेफरेंस में हो सकता है या किसी और रेफरेंस में भी हो सकता है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसको डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और इसको जनरली एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ऑप्टिमाइज ब्रैकेट में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेट इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस अप टू डैश प्लस CnXn। यानी कि जो ऑप्टिमाइज जेड है वो या तो मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी को कंसीडर कर रहे हो। यानी कि अगर आप प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे हो तो मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हो मिनिमाइज होगा, रेवेन्यू को कंसीडर कर रहे हो मैक्सिमाइज होगा। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी। अब ये जो मैंने जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस अप टू डैश प्लस CnXn। तो इसमें जो जेड है वो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू मुझे अचीव करनी है तो वो मैक्सिमाइज जेड को यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम x1 x2 x3 अप टू डैश xn की बात करते हैं तो जैसा कि हमने अभी स्टडी किया था, ये डिसीजन वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। C1 C2 C3 अप टू डैश Cn की अगर हम बात करते हैं तो ये पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, x1 x2 और xn जो वेरिएबल्स हैं उनकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये पैरामीटर्स, जिनको हम C1 C2 C3 अप टू डैश Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम एलपी मॉडल, कंस्ट्रेंट्स। इनको नाम दिया जाता है कंस्ट्रेंट्स का। देयर आर ऑलवेज सर्टेन लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन, मनी, स्पेस etc that limit the degree to which an objective can be achieved. Such constraints must be expressed as linear equalities or inequalities in terms of decision variables. The solution of LP model must satisfy these constraints. यानी कि जब हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो ये उन पर्टिकुलर लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिसोर्सेज के साथ में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो इनकी लिमिटेडनेस है वो कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करती है। जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, मशीन, मनी, स्पेस, ये सब क्या होते हैं, दीज आर स्कार्स और लिमिटेड इन नेचर। तो हमें जो अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है या जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है उसको हम इनकी डिग्री ऑफ लिमिट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको लीनियर इक्वलिटीज या इनइक्वलिटीज के बेसिस पर एक्सप्रेस किया जाता है और वो भी डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो डिसीजन वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए हम कंस्ट्रेंट्स को इक्वलिटीज या इनइक्वलिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं
और जो एलपी मॉडल का सॉल्यूशन है उसे इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द 3 components of LP model. Thank you.